हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 28 एंड 29 जुलाई के डीएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अनदर आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से। फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अभी हमारा 16 फाइनेंस कमीशन बैठेगा उसमें किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको प्रोफाउंड आईएएस के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बता देना चाहते हैं। फाउंडेशन कोर्स आरंभ बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 1 ईयर का कंप्लीट कवरेज मिलेगा इसमें आपको, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से। इसी में आपका प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज़ होगा, मेंस का भी टेस्ट सीरीज़ होगा, एट द सेम टाइम क्वालिटी आंसर राइटिंग होगा और गुरुकुल अभ्यास इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ह्यूमन ज्योग्राफी पे हम लोग शुरू करेंगे और इसे भी हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसमें क्वालिटी आंसर राइटिंग है, 1 ईयर का कंप्लीट कवरेज है। मेंस का आंसर राइटिंग का बैच और मेंस का जो है बैच चल रहा है। इसमें हम लोग मेंस स्पेसिफिक पढ़ते हैं। जिन बच्चों का प्रीलिम्स कवर हो गया है वो इसको पढ़ सकते हैं। जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसको इस कोर्स में कवर किया जाएगा। इन तीनों कोर्सेज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये आपको प्रोफाउंड आईएएस ऐप पे मिल जाएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए, दी हॉर्नेट्स नेस्ट इन दी फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। ये जो फ्रेज़ है, ये हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा सिचुएशन जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता है, कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर दे, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, इसे हम लोग हॉर्नेट्स नेस्ट कहते हैं। ये एक फ्रेज़ है, समझ में आ रहा है, जिसके मीनिंग आपको समझना चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश भी देना होता है और अदर एग्जाम्स में भी इंग्लिश काम आता है। ठीक है, तो दी हॉर्नेट्स नेस्ट इन दी फर्स्ट अमेंडमेंट बिल। देखिए, फर्स्ट फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, ये सॉरी नॉट फर्स्ट, इस फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। देखिए सर, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये एडिटोरियल कौन से पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 तीनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा? पेपर 1 में इन्वायरमेंट, पेपर 2 में आपका जो है लेजिस्लेशंस और पेपर 3 में जो है वो भी इन्वायरमेंट है, उसमें भी है। तो इन तीनों के पर्सपेक्टिव से ये एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, उनके लिए इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, इन्होंने क्या कहा, जिन बच्चों को पता नहीं हो मैं बता दूं आपको कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी इसी वक्त का है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दोनों के तहत हमारा जो टोटल फॉरेस्ट कवरेज है वो उसे 33% करने की हम लोगों ने गोल रखा है कि हम 33% टोटल फॉरेस्ट कवर का कर देंगे। ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, कितना 33%। ठीक है, फिलहाल अभी कितना है, अभी 24 to 25% लाई कर रहा है, यानी कि हमको 33% जाना है और अभी है 24-25%, यानी कि करीब करीब आप मान के रखिए 8% पॉइंट और हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम अभी नेशनल टारगेट के काफ़ी पीछे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारी जो लेजिस्लेशन होना चाहिए उसमें होना क्या चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कंजर्वेशन करें ताकि हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़े। अब आप बोलेंगे सर जी वाई फॉरेस्ट एरिया, क्यों आप फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना चाहते हैं? इसका कारण ये है कि अगर फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा तो इसका मतलब ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बेसिकली इन्वायरमेंट को गर्म करता है, इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो अगर कोई भी चीज़ अगर उसे एब्जॉर्ब कर रही है उसे हम कार्बन सिंक कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा ये कार्बन सिंक बढ़ाएं, फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और एब्जॉर्ब होगा और ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग रोकेंगे तो इसके वजह से ग्लेशियर मेल्ट को भी रोक सकते हैं, सी लेवल राइज को भी रोक सकते हैं, तो काफ़ी कुछ हम रोक सकते हैं। बहुत सारे डिज़ास्टर्स जो हम देखते हैं उन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसीलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। कायदे से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था कि भाई फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है?
देखिए इस एक्ट में जो ये अमेंडमेंट किया गया है, जिसे लोकसभा ने अभी भी पास किया है, इस अमेंडमेंट को 2023 फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023 को जिसे लोकसभा ने पास किया है, इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। क्या प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है? वो ये 3 बातें इन्होंने कहा है जो गड़बड़ है, 3 बातें, ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ पर, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि 3 बातें क्या है। सबसे पहले इस अमेंडमेंट को समझना है तो आपको एक जजमेंट समझना होगा। वो जजमेंट है गोदा वर्मन जजमेंट, 1996 का एक जजमेंट है। उसके तहत कहा गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये जो एक्ट जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, तो उस एक्ट में जो फॉरेस्ट है, समझ में आ गया, वो केवल नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है जिसे सरकार ने नोटिफाई किया है। इवन अगर पैचेस ऑफ प्लांट भी होगा ना, जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट का है, वो भी इस एक्ट के तहत आएगा और उस पर भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो प्रोटेक्शन लगता है वो लगेगा। समझ में आ रहा है? तो गोदा वर्मन एक्ट ने फॉरेस्ट के डेफिनेशन को वाइडन अप किया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जो एप्लीकेशन को भी बहुत वृहत बनाया। तो ये एक्ट बड़ा प्रोग्रेसिव हुआ। इस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि इन्होंने फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आप फॉरेस्ट की कट नहीं कर सकते, अदरवाइज पिनलाइज हो सकते हैं आप नॉर्मली किसी भी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट एरिया के तहत नहीं रिप्लेस कर सकते, ठीक है। ये सारी बातें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कहा गया और गोदा वर्मन एक्ट ने इसे और बड़ा कर दिया, वृहत कर दिया। तब तक तो बहुत अच्छी बात थी। अब जो हमारे जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने सोचा कि गोदा वर्मन एक्ट के वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गोदा वर्मन एक्ट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के डोमेन को बढ़ा दिया है। इस वजह से बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं हम। नॉर्मली ये माना जाता है कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये साथ में नहीं चलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि भाई गोदा वर्मन जजमेंट के कारण जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक्ट को ही अमेंड कर दिया, ठीक है। अब इस एक्ट को अमेंड करके कहीं ना कहीं गोदा वर्मन जजमेंट जो था 1996 का, वो नलीफाई हो गया है। अब ये कैसे नलीफाई हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। इनके 3 प्रोविज़न ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपको समझाता हूँ वो 3 प्रोविज़न क्या है। सबसे पहला प्रोविज़न ये है कि इन्होंने ये कह दिया कि जो इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, उसका जो पहला प्रोविज़न अमेंडमेंट में है वो ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का डोमेन केवल नोटिफाइड फॉरेस्ट तक ही होगा, नॉन नोटिफाइड फॉरेस्ट तक नहीं होगा, या कोई पैचेस ऑफ ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर पे नहीं होगा। केवल उन्हीं फॉरेस्ट को हम फॉरेस्ट कहेंगे जिसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। ये बात आप ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या हुआ, गोदा वर्मन जजमेंट में क्या कहा गया था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का एप्लीकेशन केवल फॉरेस्ट जो कि नोटिफाइड है उसी पर नहीं है, अदर एरियाज में भी है जहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि इस अमेंडमेंट ने गोदा वर्मन जजमेंट को नलीफाई कर दिया, हटा दिया। समझ में आ रहा है? डाइल्यूट कर दिया उस प्रोविजन को। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा अमेंडमेंट के तहत, अमेंडमेंट करके कहा कि भाई जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो डोमेन है वो केवल नोटिफाइड फॉरेस्ट तक है, नॉन नोटिफाइड फॉरेस्ट तक नहीं होगा। इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से जो फॉरेस्ट कवर के एरिया हैं, जो भारत में करीब करीब 28% है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया हैं, वो अब अंडर एक्सप्लाइटेशन हो गए। क्यों भाई? क्योंकि अब तो वो नोटिफाइड फॉरेस्ट में है ही नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा, तो जो मर्जी होगा उस फॉरेस्ट को काट देगा, उसके ट्रीज को काट देंगे। समझ में आ रहा है? और अब कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी उस पर कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि फॉरेस्ट जो है, जो एक्सपैंड होने के जगह पर क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो गोल था कि हमें 25% से 33% करना है, वो हम अब अचीव नहीं कर पाएंगे। केवल यही नहीं, हमारा क्या था, नेट कार्बन सिंक को बढ़ाना था ना, हमारे INDC टारगेट्स भी हैं। 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन वाली का इकोनॉमी बननी है। तो ये सब चीज़ें कैसे पूरी होंगी जब आप फॉरेस्ट के डेफिनेशन को ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कम कर देंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। कहा कि इसके वजह से क्या होगा, फ्रूट और ऑर्कार्ड प्लांटेशंस ये सभी के सभी जो हो जाएंगे, ये भी इम्पैक्ट होने वाले हैं। ये बात आप समझ लीजिए सर, समझ में आ गया। इन्होंने कहा कि नागालैंड में ऐसे कई सारे फॉरेस्ट हैं जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं और वो बहुत बहुत डेंस हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो भी अब एक्सप्लॉइटेशन में आ सकता है। इसके वजह से
जो स्टेट्स जिन्होंने फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने से मना किया था, वो अब चाहें तो जिन्हें गोदावर्मन जजमेंट के कारण जो था कंजर्वेशन मिला हुआ था, वो अब चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यानी स्टेट्स का क्या है, स्टेट्स तो जब पेड़ काट देंगे और मज़े में वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर देंगे। तो भैया आपको फॉरेस्ट बढ़ाना है, आपने जो अमेंडमेंट किया उससे फॉरेस्ट कम हो जाएगा। समझ रहे बात हो कि नहीं? तो ये बात इन्होंने कहा है। अब इसका काउंटर आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि भाई ये क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये तो आपकी भी गलती है ना कि आप फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ प्रॉब्लम। एक और जजमेंट आ सकता है कि भाई ऐसे तो आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ट्री होता ही है। अब कोई आदमी कहेगा नहीं आप इस ट्री को भी मत काटिए, तो बड़ी मतलब अब गोदावर्मन ने बहुत मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। समझ रहे हो बात हो? तो काउंटर आर्गूमेंट भी है इसके, ऐसा नहीं है। पर फिलहाल हमें इन्वायरमेंटल डायरेक्शन में ही सोचना होता है बीइंग अ सिविल सर्वेंट। तो ठीक है, हमने ये कहेंगे कि ये पहली प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने क्या कहा फॉरेस्ट अमेंडमेंट में कि भाई बिल जो है वो इंडिया के मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम को एक्सक्लूड करता है। अब आप बोल रहे हैं क्यों भाई? बिल ने क्या कहा है कि जो अमेंडमेंट बिल आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, उसमें कहा है कि जो बॉर्डर एरिया है उससे 100 किलोमीटर तक की एरिया में जो भी फॉरेस्ट है, अगर मुझे उसमें रोडवे बनाना होगा, ब्रिज बनाना होगा, रेलवे लाइन बिछाना होगा, तो मैं उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लूँगा। मैं चाहूँ तो उससे फॉरेस्ट को क्लियर कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मैं उस एरिया के डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकता हूँ। समझ में आ गया? ये कहने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई कुछ एरिया तो ठीक है जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं है, पर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में तो भाई साहब वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अब ऐसे तो सर जी आप पूरे एरिया को सफाया कर देंगे अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, तब तो सर जी आपका तो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन सिंक चला जाएगा। वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जी ये तो दुनिया के कुछ बहुत भारत में कुछ ऐसे भी बॉर्डर एरियाज हैं जो कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, समझ में, नंदापा नेशनल पार्क और वो सब एरिया अरुणाचल प्रदेश का, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाने वाली है। तो इन्होंने दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बताया कि सर ऐसे तो आप बहुत, एक तो पहला तो फॉरेस्ट डेफिनेशन आपने छोटा कर दिया, फिर उसकर से आपने बोला कि 100 किलोमीटर तक का एरिया को आप जो है उसको साफ़ कर देंगे। फिर ये तीसरी प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, उन पर फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने बोला कि जूज, सफारी पार्क, इको टूरिज्म फैसिलिटीज़, इनको अगर आप बना रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो है आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना ही हो। समझ में आ रहा? अब इन्होंने कहा है कि सर जी ये गड़बड़ है। देखिए, आर्टिफिशियल ग्रीनरी और नेचुरल ग्रीनरी में अंतर होता है। आप फॉरेस्ट क्लियर करके जू बनाएंगे, आर्टिफिशियल ग्रीनरी क्रिएट करेंगे, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। समझो, तो ये तीसरा बड़ा प्रोविज़न गड़बड़ है। तो इन्होंने यही बात कहा कि तीन चीज़ें जो हैं बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और एक और चीज़ उन्होंने लास्ट क्लास में कह दिया कि इस बिल में कहीं पर भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, यानी कि जो ट्रेडिशनल डवेलर्स हैं, जो उन फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके बारे में बात नहीं की गई। आप मुझको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट में कई सारे लोग भी रहते होंगे कि नहीं। अब आप मान लीजिए कि वहाँ पे आपने रोडवेज बना दिया, फॉरेस्ट क्लियर कर दिया। अब वहाँ के लोग क्या करेंगे भाई? जो ट्रेडिशनली वहाँ पे कई जनरेशन से रह रहे हैं, आपने तो उनको और मतलब कि बिल्कुल रिहेबिलिटेट भी नहीं किया और वहाँ से आपने डिस्प्लेस भी करवा दिया, है ना। तो इन्होंने बोला है कि ये एक चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ये एक्ट जो है एड्रेस नहीं करता है। यानी कि आपको अगर मान लीजिए उस एरिया को बेसिकली डिस्प्लेस ही करना था, डिफॉरेस्टेशन ही करना था, तो आपको कम से कम उनके राइट्स को तो प्लेस करना चाहिए था भाई। एक लेजिस्लेशन है उसके लिए, आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसके तहत ये कहा गया है कि किसी भी तरह के फॉरेस्ट में अगर कोई ट्रेडिशनली रह रहा है तो वहाँ पर उसे डिस्प्लेस करने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने वो तो करा नहीं, आप तो वैसे ही साफ़ किए जा रहे हैं। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो वहाँ पर ये बातें कह रहे हैं कि ये बहुत गड़बड़ है। इन्होंने क्या कहा कि नेपाल का एग्जाम्पल लिया। इन्होंने कहा कि देखिए सर, नेपाल में आप देखिए कि उन्होंने अपनी लोकल कम्युनिटी को फॉरेस्ट में अधिकार दिया कि जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको उन्होंने प्रॉपर राइट्स दिए। तो उन्होंने 3 डिकेड्स के अंदर, यानी 30 साल के अंदर अपने फॉरेस्ट कवर को 26% से 45% कर दिया। समझ रहे हो बात हो कि नहीं?
कितना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है हमारे पास है। तो इन्होंने बोला कि 26% से 45% कर दिया इन्होंने। तो अब ये कह रहे हैं क्या कि भाई साहब यही चीज़ आपको भी करना चाहिए, समझ में आ रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को हटाकर आप जो हैं फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर दें, आप समझ में आ गया, और आप जो हैं उनके ट्रेडिशनल डवेलपर्स को आप अधिकार भी ना दें। अगर आप लोकल कम्युनिटी को अधिकार देंगे तो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंक्रीज होगा। ये इंटरनेशनली एविडेंट है, समझ में आ गया। तो ये करने की आपको ज़रूरत है। इन्होंने बोला है क्या कि ये बात मानते हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है और कई बार फॉरेस्ट क्लियरेंस एक इम्पेडिमेंट की तरह काम करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस के फंडे को ही हटा दें वहाँ पर। ये चीज़ सही नहीं होगा कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर डिफॉरेस्टेशन कर दें और जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है वैसे एक्टिविटीज़ को हटा दें। किसी भी तरह का ब्लैंकेट एग्जेम्पशन जो होता है वो डिज़ायर्ड नहीं होता है, समझ में आ गया। हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है, बेहतरीन आर्टिकल है, मैं कह रहा हूँ। इस बार आपके इस मेंस में ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट टू बी नोटेड है भाई, पॉइंट्स टू बी नोटेड। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला कि इंडिया का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इन दोनों के तहत इंडिया को 33% फॉरेस्ट कवर बनाना है, ठीक है, फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक। लेकिन प्रेजेंटली अभी कितना है, मात्र 24%, है ना। तो अभी आपको करीब करीब ये मान के रखिए कि 9% के करीब जो है आपको क्या करना है, 9% के करीब फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, यानी नीड ये है। दूसरी बात, हमारे अपने कुछ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जिसे आप पंचामृत टारगेट भी कहते हैं, पंचामृत टारगेट भी कहते हैं। इसके तहत आपको जो है फॉरेस्ट कार्बन सिंक जो है वो भी इंक्रीज़ करना है। और फॉरेस्ट जो है वो एक तरह का कार्बन सिंक होता है, हमने बात किया था इसके बारे में। अब ये देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है अभी, उसमें 3-4 प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट हैं। क्या एस्पेक्ट हैं इसमें? सबसे पहला ये है कि गोदावर्मन एक्ट, गोदावर्मन जजमेंट जो है उसको डाइल्यूट किया गया है, जो कि 1996 में दिया गया था। कैसे डाइल्यूट किया गया है? गोदावर्मन जजमेंट में केवल नोटिफाइड फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि नॉर्मल अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट को भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत रखा गया था। अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या किया गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केवल और केवल नोटिफाइड फॉरेस्ट तक ही अप्लाई होगा, नोटिफाइड फॉरेस्ट तक ही अप्लाइड होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया हो। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कही गई इसमें, ये कहा गया कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उसके 100 किलोमीटर तक जो फॉरेस्ट होंगे, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो उसके लिए हमें किसी भी तरह का क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और जो तीसरी बात कही गई है, क्या कही गई है? तीसरी बात कही गई है इसमें, जो बॉर्डर एरियाज मैंने बता दिया, गोदावर्मन जजमेंट बता दिया, है ना। और जो तीसरी बात इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि जूज एंड सफारी, सर्टेन एक्टिविटीज़ ऐसे हैं, जूज सफारीज बनाने के लिए भी कंजर्वेशन फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने बोला। चौथी बात जो इन्होंने कही कि जो गड़बड़ है वो है कि क्या है चौथी बात जो गड़बड़ है? कहा कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो मिलता है ट्रेडिशनल डवेलपर्स को, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलपर्स को और शेड्यूल ट्राइब्स को, इसके लिए यहाँ पर इसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। तो ये 4 बातें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस नहीं देना चाहिए,
समझ रहे हो बातों की नहीं? फॉरेस्ट हमारे जो है लग्जरी नहीं है, वो बहुत नेसेसिटी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है जिन्होंने जो इस अमेंडमेंट में आया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या यूपीएससी पूछ सकता है, फॉरेस्ट आर नॉट लग्जरी बट द नेसेसिटी। ठीक है, बट द नेसेसिटी ऐसे लिख दिया आपने। ठीक, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इश्यूज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023, सजेस्ट मेजर्स। ठीक है, ये आपको होगा 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब ये है चार्टिंग द पाथ फॉर दी 16th फाइनेंस कमीशन। आपको पता है कि 2025 तक ही जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन था, 2025 के बाद 16th फाइनेंस कमीशन होगा, 2025 से लेके 2013 तक। ठीक है, अब आपको अगर आपको नहीं पता हो तो फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में मेंशन है। इसका काम है कि वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। सर जी, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस वसूलती है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन जो टैक्सेस वसूलती है वो कुछ तो स्टेट्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना भाई, कि ऐसे ही अपने पास सारा रख लेगी। तो ये जो स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये कैसे शेयर होगा, ये डिसाइड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप किया जाता है, जिसे हम लोग फाइनेंस कमीशन कहते हैं। अब तक 15th फाइनेंस कमीशन बिठाया जा चुका है। 2025 से 2030 के बीच में 16th फाइनेंस कमीशन जो है, जो रिकमेंडेशन देगी उसी वही अप्लाई होगा। यानी कि अब समय आ गया है कि 16th फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाए। ठीक, अब इस पूरे आर्टिकल में ये कहा गया है कि 16th फाइनेंस कमीशन के सामने किन किन बातों को ध्यान में रखना है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि कोई भी फाइनेंस कमीशन दो तरह के डिवोल्यूशन के बारे में बात करता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब होता है कि सेंटर अपने पैसे में से कितना पैसा स्टेट्स को देगी। ठीक, तो ये उसे कहते हैं वर्टिकल, सेंटर एंड स्टेट्स। समझ में आ रहा है? सेंटर एंड स्टेट्स, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो सेंटर स्टेट्स में कितना पैसा डिवाइड होगा, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक, और स्टेट्स में कितना बटेगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब ऐसे तो हवा में तो होगा नहीं, कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा जिससे स्टेट से स्टेट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं कि ये आर्टिकल ये कह रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब ये आर्टिकल शुरू हुआ, इसमें कहा कि भाई द कंबाइंड गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी, स्टेट और सेंटर दोनों का मिलाकर 2020-21 में 90% हो गया है। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि FRBM एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, उसमें 60% कहा गया था। हम 30% ज़्यादा हैं। हम ये मानते हैं कि 2020-21 में कोविड-19 था, इसकी वजह से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी कम नहीं है, अभी भी हम 80% में घूम रहे हैं। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो सबसे पहली समस्या तो हमारे सामने ये दिखाई दे रही है, जिसे 16th फाइनेंस कमीशन को सोचना होगा। दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग बात करें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस के बारे में, तो 14th फाइनेंस कमीशन जो कि आपका 2015 से 20 के बीच में सेटअप हुआ था, 15 से 20 का रिकमेंडेशन दिया था, उन्होंने वर्टिकल डिवोल्यूशन 42% कर दिया था 32 से, यानी कि 13th फाइनेंस कमीशन ने 32% रखा था और 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% रख दिया। आप कहोगे सर मुझे पता नहीं, क्या बता रहे हो आप? ये जो मैंने आपको वर्टिकल डिवोल्यूशन बताया था ना, इसमें था कि सेंटर अपना पैसा स्टेट्स को देता है ना, तो 13th फाइनेंस कमीशन जो कि 2010 से 15 के बीच का रिकमेंडेशन दिया गया था, उसमें 31% का शेयरिंग था, 32% का शेयरिंग था। ठीक है, लेकिन वो 14th फाइनेंस कमीशन में सीधे बढ़ा के 42% कर दिया गया। समझ में आ गया? बाद में
स्टेट्स घट गए तो 41 रिकमेंड कर दिया गया। ठीक, अब मेरी बात को सुनिए, अभी भी जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था वो 41% के अप्रोक्सीमेट ही दिया था, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि बढ़ गया है, इफेक्टिव पैसा अभी भी स्टेट्स को कम ही मिलता है। आप बोलेंगे सर जी 32% तो कम था, 42% ज़्यादा है, तो स्टेट्स को खूब पैसा मिला होगा क्योंकि सेंटर ने, मान लीजिए सेंटर के पास 100 रुपये हैं तो अब सेंटर को 42 रुपये देने होंगे। लेकिन ये बात नहीं है, ये बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ स्टेट्स कर रही है गड़बड़। देखिए सेंटर अब नॉट स्टेट नहीं गड़बड़ करी, सेंटर गड़बड़ कर रही है। सेंटर अब जो पैसा अपने स्टेट्स को देती है वो उन्हीं टैक्सेस को का पैसा दे सकती है जो डिविजिबल है। कहने का मतलब हर तरह का जो टैक्स वसूला जाता है सेंटर के द्वारा उसे आप मतलब कि स्टेट्स को डिवॉल्व नहीं कर सकते फाइनेंस कमीशन के तहत। नॉर्मल इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन सेस और सरचार्जेस को डिवाइड नहीं किया जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, कहा यार हमारे तो 32% से 42% कर दिया गया, इतना सारा पैसा हमें सेंटर को स्टेट को देना पड़ रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेस एंड सरचार्जेस को बढ़ा दिए। समझ में आ रहा है आपको कि सेस एंड सरचार्जेस को बढ़ा दिए। जब इन्होंने क्या किया, टैक्सेस को कम रखा और सेस एंड सरचार्जेस को बढ़ा दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट्स को जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा नहीं मिला। इसका एक इन्होंने बहुत बढ़िया डेटा दिया है। इन्होंने क्या कहा कि 2020 से लेकर 2023-24 में जो सेस एंड सरचार्जेस हैं वो बढ़ के 18.5% हो गया है, जो कि 2015 से 2020 के बीच में 12.8% था। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेस एंड सरचार्जेस जो है लगा के सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रिक कर रही है, उसे कम पैसा दे रही है। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे मुझे आपको पैसा देना है ना, तो मेरे इनकम के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसी इनकम में दिखाना शो करूँगा ताकि वो डिवाइड ना हो। तो यहाँ तो गड़बड़ है ना, यहाँ पे सेंटर गड़बड़ कर रही है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि 16th फाइनेंस कमीशन को इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहा कि अगर मान लीजिए कि आप एक फिक्स लिमिट सेट कर दीजिए कि भाई सेस एंड सरचार्जेस में आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। फाइनेंस कमीशन एक फिक्स लिमिट सेट कर दे कि भैया 10% लिमिट है, आप सेस एंड सरचार्जेस को 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप 10% से ज़्यादा करते हैं तो मान लीजिए आपने 42% डिवोल्यूशन रखा है तो आपको 45% देना होगा, यानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेस एंड सरचार्जेस बढ़ाते जाइए और इधर जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है वो बढ़ाए ही ना, तो ये तो बात गड़बड़ कर रहे हैं। तो कहा अगर आप ज़्यादा सेस एंड सरचार्जेस लगाएंगे तो आपको डिवॉल्व भी ज़्यादा करना पड़ेगा, 10% से ज़्यादा आप मत लगाइए। तो उन्होंने कहा है कि आप ये कैप सेट कर दीजिए कि 10% अपर लिमिट होगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको डिवोल्यूशन करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि इनकम बढ़ा है, जीएसटी वगैरह बढ़ा है, जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स बैलेंस बढ़ा है पिछले 2 सालों में, इन्होंने बोला, और इसे जीएसटी को सिंपल करने की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, फिर ये बातें इन्होंने कहा कि सिंपल आप कर दीजिए, तो इस पर भी थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे कि भैया टैक्सेस को सिंपल करने की जरूरत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये बात तो हो गई वर्टिकल डिवोल्यूशन की, अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की क्या? मैंने आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि स्टेट्स में पैसा कैसे बटेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि वर्टिकल डिवोल्यूशन 42 रुपीज़ है और सेंटर के पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, 42% है। डिवोल्यूशन जो है वो वर्टिकल डिवोल्यूशन 42% है और सेंटर के पास है 100 रुपीज़। इसका मतलब हुआ कि स्टेट्स को 42 रुपीज़ मिलेगा क्योंकि 42% डिवोल्यूशन जाना है वर्टिकल। अब ये 42 रुपीज़ भारत के 28 स्टेट्स में कैसे बटेगा, उसका कोई फार्मूला होना चाहिए ना, तो वो भी जो है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का फार्मूला कहते हैं, वो भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। पहले क्या रूल था कि पॉपुलेशन कितना है, अब उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कितना कितना था, अब तो नया आएगा तो उसको हम लोग याद ध्यान में रखेंगे। पर कैपिटा इनकम कितना है, एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, डेमोग्राफिक चेंज कितना, इसके बेसिस पर पहले जो है डिवोल्यूशन होता था। ठीक है, इसके अलावा इनकम डिस्टेंस का एक और क्राइटेरिया था कि भाई ऐसा है कि टॉप 3 के स्टेट्स ले लो, उनके पर कैपिटा इनकम देख लो, उनके कितनी इनकम है पर कैपिटा, और फिर जिस स्टेट को आप पैसा दे रहे हो वो कितना दूर है तो उसको उतना ज़्यादा आपको देना होगा, यानी कि जितना गरीब हैं आप उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसे इनकम डिस्टेंस कहते हैं। तो कहा कि इनकम डिस्टेंस के बेसिस पर जो है भी पैसा डिवोल्यूशन होता है। अब इनकम डिस्टेंस के इस क्राइटेरिया को कई सारे डेवलप्ड स्टेट कहते हैं कि यार ये तो गलत बात है,
हम इतनी मेहनत करके रिच होते हैं, हमें कम मिलता है, वो गरीब होते हैं उन्हें मतलब ज़्यादा मिलता है। ये सब कोई बात नहीं है, लॉ प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो ऐसे स्टेट जो कि गरीब हैं उनके पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वो शो कर सकते हैं अगर उनका हेल्थ और एक्सपेंडिचर पे पैसा लगाया जाए तो कहीं ना कहीं हमें उन स्टेट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन बेहतर क्राइटेरिया ये हो कि आप ना इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल अपनाएं। इन्होंने क्या कहा कि इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल में आप देखें कि क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्या होगा, इक्विटी कंसिडरेशन क्या हो, इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, इनकम डिस्टेंस के बजाय इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल अगर आप अपनाएं जिसके बेसिस पर क्या नीड्स हैं, कितने पैसे की आपको ज़रूरत है, उसके बेसिस पर अगर हम लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनाया जा रहा है। तो इसका मतलब वर्टिकल के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया है, इन्होंने सजेस्ट किया है, वर्टिकल के लिए सजेशन दिया है कि भाई सेस एंड सरचार्जेस को फिक्स करिए 10% पर, और अगर आप ज़्यादा सेस एंड सरचार्जेस लेते हो तो आपको डेवल्यूशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, पहला। और हॉरिजॉन्टल के लिए उन्होंने बोला कि भाई आप इक्वलाइजेशन क्राइटेरिया को ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो इतना 90% चल रहा है, इसे कम करने की ज़रूरत है। FRBM ने रिकमेंडेशन दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 40% और स्टेट गवर्नमेंट 20%, टोटल 60%। उसको तो भाई साहब आप लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दिया है, और फिस्कल डेफिसिट सर्जी जो है 9.2% हो गया है। तो कहा कि भाई FRBM के इस रिकमेंडेशन के हिसाब से करना चाहिए या फिर FRBM को रीलुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने दिन तक एक किसी सेट टारगेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि देखिए डेट टू जीडीपी क्यों बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं, सब्सिडीज़ वगैरह हैं, आपको ये जो फ्री भी सब्सिडीज है इन्हें कट करने की ज़रूरत है, तभी आपका जो है डेट टू जीडीपी रेशियो कम होगा। ये कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल आया था, 2-3 दिन पहले, जिसमें डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में यही रिकमेंडेशन था, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा इन्होंने बोला लोन काउंसिल सेट करना चाहिए, स्टेट के नीड के हिसाब से उन्हें लोन मिले, उनके असेसमेंट के हिसाब से उनको लोन मिले। ये बात इस आर्टिकल में कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, फिर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद बोला मर्करी राइजिंग। देखिए ऐसा है कि अभी यूएनएस मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी जनरल हैं, ठीक है, उन्होंने जिस नाम आप मुझे बता सकते हैं, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने जजमेंट दिया है कि हम एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग पे चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई का टेम्परेचर पिछले 12,000 सालों में सबसे ज़्यादा रहा है। समझे बात हो कि नहीं। इन्होंने कहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा है। इनफैक्ट पिछले 2019 की जुलाई से 0.2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ है कि दुनिया में हर जगह इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब आपका ओशन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, चाइना में 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ गया, ग्रीस में वाइल्ड फायर्स हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है मतलब गजब की गर्मी वहाँ पे फील करने को मिला। आपने अभी देखा कि मानसून में बारिश हुआ नॉर्थ वेस्ट में, भाई साहब दिल्ली पूरा बाढ़ में ग्रसित हो गया। तो कहा कि अगर इस टाइप से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आपको बहुत जल्दी जो है प्रॉब्लम होने वाला है, समझे। ऐसे छोटे मोटे डिज़ास्टर आपको देखने वाले हैं। इन्होंने बोला कि ये जो टेम्परेचर राइज है ये खुद में एक डिज़ास्टर है, समझ रहे हो बात हो कि नहीं। इन्होंने ये बोला, इन्होंने कहा कि तुरंत इमीडिएट मेजर लेने की ज़रूरत है, नहीं तो मामला मतलब हमारे हाथ से निकल जाएगा। COP28 में, G20 में, समिट में, इन दोनों में ये बात कहने की कोशिश की जा रही है। फिर ये आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो यानी कि 2024 में इलेक्शन में अगर फिर से बीजेपी जीत जाती है तो उन्होंने कमिट किया है कि हम इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बना देंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर आप 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बना देंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नेट जीरो जो कमिटमेंट है वो 2070 तक करना है, फिर आपको घटाकर 2050 तक करना पड़ेगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे मेजर्स लें जिससे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ओके, अब बोलें कीपिंग लिटरेचर ऑन वायलेंस नॉट अ टेरर एक्ट सेज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू डुओ। एक्चुअली क्या हुआ है कि एक वर्नन गोंजाल्विस थे और अरुण फरेरा थे, इन दोनों को भीमा कोरेगांव वाले इशू में मतलब अरेस्ट किया गया था, ठीक है। अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि केवल ऐसी किताब लिखना जो वायलेंस पर है, करे वायलेंस के ऊपर हो, या फिर किसी ऐसे एसोसिएशन का आप पार्ट बन रहे हो जो कि किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। मेयर एसोसिएशन एंड राइटिंग बुक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ टेरर एक्ट। बहुत बड़ी बात बोला इन्होंने,
ठीक है। हालांकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है, तो इसी के तहत इन्हें छोड़ दिया गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर 6 स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड टू प्ली ऑन लिंचिंग। देखिए, कई सारे स्टेट्स में लिंचिंग देखने को मिला है, मॉब वायलेंसेस देखने को मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब, हमने तुम्हें अर्लियर जजमेंट दिया था कि तुरंत के तुरंत एक्शन लेना है, तो अब तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया? कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ द जजमेंट है। क्या सेंटर और 6 स्टेट्स को बोला है कि रिस्पॉन्ड करिए कि लिंचिंग के लिए आप कौन से लॉज ला रहे हैं और किस तरीके से आप चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। अनसेफ लैंडिंग राइज एज इंडिगो सीक्स टू ट्रिम सोरिंग फ्यूल कॉस्ट। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, हालांकि बहुत टेक्निकल है, कि 3 फ्लैप ओपन कर रहे हैं मात्र। अब ये आप उतने प्रैक्टिकल चीज़ों में हमें नहीं जाना है। ये कुछ इस तरीके से फ़्लाइट को लैंड करा रहे हैं जिसमें ऐसा देखने को मिला है कि वो जो है फ्यूल कॉस्ट बचाता है, समझे बातों की नहीं, लेकिन बहुत अनसेफ है। तो इससे आप कहीं ना कहीं जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, उसके लाइफ को आप रिस्क पे डालते हैं। तो अभी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया है, 30 लाख रुपए का फ़ाइन इम्पोज किया है इंडिगो पर कि भैया ऐसी प्रैक्टिस मत करिए, नहीं तो जीना जो है लोगों का गड़बड़ हो सकता है। नो प्रपोजल टू अमेंड एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी जो है लोकसभा में जो हमारे स्पीकर है उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा है, बताइए कि क्या कोई अमेंडमेंट करने की बात हो रही है क्या एंटी डिफेक्शन लॉ में? तो मना किया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं हो सका, नहीं अमेंडमेंट किया जाएगा। शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ है जो डिफेक्शन को रोकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफेक्शन मतलब होता है कि एक बार आप इलेक्ट हो गए तो आप ऐसा नहीं कि पार्टी स्विच करेंगे जिससे इंस्टेबिलिटी प्रमोट हो जाती है। तो कह रहे हैं अभी कोई अमेंडमेंट का हमारा मसला नहीं है, हम नहीं करेंगे। अभी जो मणिपुर में एक वीडियो हुआ था जिसमें आपको पता होगा कि 2 विमेन को स्ट्रिप ऑफ करते हुए पैरेड कराया गया था, उसको पूरा वीडियो जो है सर्कुलेट किया गया। तो फिर इस पर जो है इंटरनेट बैन का जो बहस है वो गर्म हो गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज कह रहे हैं कि इसी वजह से हम कहते हैं कि बैन लगा के रखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 2-3 महीने पुराना है। जैसे ही इंटरनेट ओपन किया तो ये वीडियो सर्कुलेट होने लगा, जिसके वजह से डिसएंचेंटमेंट और लोगों में जो है गुस्सा भर गया है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंडीशन गड़बड़ हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इंटरनेट बैन करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। देखो, ये डिबेट तो चलता रहेगा, इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किसी जगह पर क्या इंटरनेट बैन करने से काम हो जाता है क्या? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मोदी सेज इंडिया कैन बिकम हब ऑफ चिप मेकिंग इंडस्ट्री। देखिए, इन्होंने कहा है कि दुनिया में जो है ना, हमारे यहाँ चिप, जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं आप, तो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ रहा है। और आपको बता दूं मैं कि चाइना ने सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को भी कम किया है, और कुछ कंट्री सिक्योरिटीज़ इशू के वजह से भी चाइना से चीज़ें नहीं ले रहे हैं। तो इंडिया ने कहा है कि भाई हम दुनिया में सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग हब बनेंगे, समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये बेसिकली सेमीकॉन इंडिया 2023 कन्क्लेव हुआ है गुजरात में, वहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, नीड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए, ये बात जो है ना G20 के समिट में कहा गया है कि हमें एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट करना होगा जिससे हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को रोका जा सके, क्योंकि बार बार कहते हैं और कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्लास्टिक पोल्यूशन को रोका नहीं जा रहा है, वो और प्रमोट होता जा रहा है। तो इसी को बोला गया है कि किसी भी तरीके से हमें रोकना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या लाने वाला है फ्यूचर में प्लास्टिक पोल्यूशन। अच्छा, लैंड यूज चेंजेस पुटिंग रॉकी एड्रेसेस टू ऑफ एनिमल्स अंडर स्ट्रेस इन सह्याद्री प्लेटो। एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ पर जो प्लांटेशन था वो डिफरेंट टाइप का था, डाइवर्सिफाइड प्लांटेशन था। अब सह्याद्री यानी कि महाराष्ट्र वगैरह रीजन में, वेस्टर्न घाट वगैरह में, वहाँ पर मैंगो प्लांटेशन और मोनोकल्चर प्रमोट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले जो प्लांटेशन था, जो स्पीसीज़ थे जो रॉक वगैरह पे मतलब अपने हैबिटेट को रखते थे, वो उस प्लांट्स और उस इकोलॉजी को के ऊपर जो थे वो बेसिकली अपने आप को इवॉल्व किए हुए थे। लेकिन अचानक से आपने क्या किया, मोनोकल्चर प्रमोट कर दिया, तो पूरा का पूरा जो हैबिटेट है वही बिगड़ गया है वहाँ पर। इसकी वजह से कई सारे स्पीसीज़ जो हैं वो मर गए हैं। ठीक है, ये दिखता है कि किस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और लैंड यूज चेंज जो है किसी हैबिटेट को चेंज कर देता है। यही कारण है कि सह्याद्री और वेस्टर्न घाट जो है हॉटस्पॉट बन गया है। ठीक है, आर्मी जनरल डिक्लेयर हिमसेल्फ लीडर ऑफ नाइजर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिचुएशन नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको अब्दुरा हमाने
चियानी, ये जो है बेसिकली नाइजर के मान लीजिए लीडर बन गए हैं, ठीक है। जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको रिप्लेस करके ये आ गए हैं, ठीक। अब ये एक नया, हालांकि जो फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर फ्रांस है उन्होंने कहा है कि कोई कॉलोनी नहीं है, कू नहीं है, हम कह नहीं सकते कू फाइनल है, पर अभी तो ये यही चल रहा है कि यहाँ पे भी कू हो गया। अफ्रीका में कू बहुत देखने को मिल रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों देखने को मिला है कि इतना ज़्यादा कू अफ्रीका में। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी गया था, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया है मिश्रास टेन्योर एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई तक, देखिए क्या है मामला समझो। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको 2 ईयर का टर्म है। अमेंडमेंट करके उनमें 3 साल तक उनके टीनियर को और बढ़ाया जा सकता है, टोटल 5 ईयर किया जा सकता है। एक बार में 1 ही साल बढ़ाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हो गया, 3 साल बढ़ा दिया आपने, अब आप जुलाई को हटा दीजिए, जुलाई में इनको हटा दीजिए मिश्रा जी को। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके टेन्योर को एक्सटेंड करके सितंबर तक कर दिया है, ठीक है ना। कि कहा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं वो रिजॉल्व करना बाकी है, तो थोड़ा सा टेन्योर बढ़ा दीजिए आप, ये चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेजर एडिटोरियल, मैनी अदर आर्टिकल्स। बहुत लंबा एडिटोरियल है आज का और बहुत मतलब डिटेल से हमने पढ़ा। अगर आपको यह लगता है कि मैं डीएनए में जस्टिस करता हूं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फ्री है पर मेरे लिए मोटिवेशन का एक कारण है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।